दोस्तों, आज पेशानों की गवाही, ये कवर चित्र है दोस्तों। ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रोनक में बिंदा नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसे जो भी काम मिलता वह करता और जैसे तैसे अपनी पत्नी कौशल्या का पेट पालता। स्वामी अभी हमारे दिन बहुत स्वामी कभी हमारे दिन सुधरेंगे क्या? अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। कौशल्या, तो चिंता क्यों करती है? कभी तो भगवान हमारी दया आएगी। गरीबी की दशा में उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। यह चांद सा है, इसलिए इसका नाम चंदा रखूँगा। स्वामी, तुम ठीक कह रहे हो। गरीब के घर में चांद खिला है। चंदा थोड़ा बड़ा हुआ तो सुनो जी, पहले तो हम दो थे, अब तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तीन हो गए हैं। इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा तुमने? आज से मैं भी खलियान में मजदूरी करने करने आ जाया करूँगी। ओह! कौशल्या की बात सुन बिंद्रा दुखी हुआ। कौशल्या, मैं तुम्हें कुछ भी सुख न दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कहती हो कौशल्या। और कौशल्या भी मजदूरी करने लगी। बिंद्रा का जीवन संघर्ष में पीछे नहीं था। बिंद्रा का संघर्ष भी पीछे नहीं था। कुछ वर्ष ऐसे ही बीते। 12 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के दिन फिरते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो गरीबी हमसे चिपक गई है? सब पूर्वजों के पापों का फल है कौशल्या। कहते हुए बिंद्रा गहरी निराशा छोड़ी। और उसी रात, बिंद्रा, तेरे बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत हैं। ऐसा ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे चंदा को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बिंद्रा, अपना पेट काटो, चंदा को पढ़ाओ। उसे पढ़ाने में तुम्हारा और तुम्हारी गरीबी दूर होगी। चंद्रा की निंद्रा तो आँख खुल गई। बिंद्रा की आँख खुल गई। यह मैंने कैसा सपन देखा? और बिंद्रा ने उसे कौशल्या को रात को देखे सपन की चर्चा की। सुनो जी, तुम चंद्रा को लेकर आज ही विशाखा नगरी के चले जाओ। विशाखा नगरी में चैतन्य नाम का एक विद्वान रहते हैं। वह शिक्षा जगत में उसका बड़ा नाम है। वह चंद्रा को विद्या न्याय होते ही उनके पास जाओ। इसे कर्मों के लिए तो बड़े धन इस कर्म के लिए तो बड़े धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वह धन कौशल्या? इसके लिए तुम सुखी लाला के पास चले जाओ। सुखी लाला के पास? ले देकर गांव में वही एक महाजन है और चंद्रा की शिक्षा हेतु कर्ज ले लो। कौशल्या, सुखी लाला अत्याचारी है, महाजन है। वह हमेशा गरीब का शोषण करता है और बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर देता है। समय पर उधार न चुकाने पर वह बहुत क्रूर हो उठता है। जैसे महाजन से उधार लेने की बात कह रही हो, इसमें बिना और कोई रास्ता नहीं भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात सरस्वती माँ ने चंदा की शिक्षा दिलवाने की कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। किंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास की रखने को क्या है? सुखी लाला बिना कोई वस्तु रखे किसी को भी ऋण नहीं देता। उसका उपाय मैंने सोच लिया है। तुम झोपड़ी को उसके पास रख आना। यह क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने के लिए यही एक आसरा है। भगवान न करे यह भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी। भगवान जो करेगा ठीक करेगा। उसी दिन बिंद्रा सुखी लाला के पास पहुंचा। राम राम सुखी लाला, यह भुक्खड़ क्या लेने आ गया यहाँ? लाला जी, अर्ज लेकर आपके पास आया हूँ। कहूँ बिंद्रा, क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज किस लिए?
मैं अपने लड़के को पढ़ाना चाहता हूँ लाला, इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। लाला तुम जानते हो कि मैं जितना गरीब हूँ, ले देकर मेरे पास एक झोपड़ी है, मेरे पास झोपड़ी ये आपके पास रखने रेहन पर रख दूंगा। ओ लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? रेहन रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सौदा बुरा नहीं रहेगा। बिंद्रा को ऋण देकर देकर पाएगा नहीं तो उसकी झोपड़ी पर कब्जा, मेरा कब्जा होगा। यह सोच। ठीक है बिंद्रा, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला। सुखी लाला ने कागजात फिर बिंद्रा का अंगूठा लगवा लिया। पूरे 10 वर्ष की मेहनत देता हूँ, मोहलत देता हूँ बिंद्रा। यदि 10 वर्ष के अंदर तुमने मेरा ऋण चुकता कर दिया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी हो जाएगी। मुझे स्वीकार है लाला। और सुखी लाला से 100 चांदी के सिक्के गिन लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे लाला। अब बिंद्रा चंदा के साथ उसी वक्त विस, विशाखा नगरी की ओर चल दिया। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद बिंद्रा विशाखा नगरी के चैतन्य गुरु के पास पहुंचा। गुरु जी प्रणाम। कहो कहाँ से आए हो? गुरुजी मैं ललितपुर राज्य का छोटे से गांव रोनक में रहने वाला हूँ। मेरा नाम बिंद्रा है। मैं अपने बेटे चंदा को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरुजी। बिंद्रा तुरंत ही चांदी के सिक्कों भरी एक थैली गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी इसे स्वीकार कीजिए। इस थैली में क्या है? इसमें चांदी के 100 सिक्के हैं गुरुजी। जैसे तैसे इसका प्रबंध करके लाया हूँ। अधिक मेरे पास आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। अगले ही पल, ओह यह क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी मैं गरीब हूँ, मेरे लड़के को शिक्षा देने के लिए मना मत कीजिएगा। भला बड़ा भोला आदमी है वह, इसे निराश करना ठीक नहीं। और उठो बिंद्रा, तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। तब बिंद्रा ने उसे चरणों को छोड़ दिया। बिंद्रा तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी इसकी शिक्षा पूर्ण होगी। जी गुरुजी। और बिंद्रा चंदा चैतन्य को गुरु गुरुकुल में छोड़ आया। और बिंद्रा जैसे ही कौशल्या की दिनचर्या पहले की भांति चलने लगी। इधर चंदा चैतन्य गुरु से शिक्षा पाने लगा। जीवन को सार्थक तभी है जब कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करो। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। चंदा आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब तुम हमारे शिष्य में सबसे मेधावी छात्र हो और सदा गर्व रहेगा। गुरुजी सब आपकी छत्र छाया है, वरना मैं किस योग्य था। चंदा गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया। चंदा अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा में वह न जाने कब तक बाट जो रहे होंगे। जी गुरुजी। और उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। कैसे होंगे मेरे माता पिता जी? और जब रौनक गांव पहुंचा, वह रही हमारी झोपड़ी। और जब वह झोपड़ी के समीप पहुंचा, पिताजी कितने दुगले हो गए हैं, कौन है यह युवक? चंदा ने आगे बढ़कर बिंद्रा के पैर छुए। अरे अरे तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं चंदा हूँ पिताजी, तुम्हारा बेटा। चंदा तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है? हाँ पिताजी, गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं घर लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? कौशल्या आओ, सिर दाओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। तुरंत ही कौशल्या बाहर आई। चंदा मेरे बेटे, माँ। चंदा माँ की छाती से लग गया। बिंद्रा कौशल्या की खुशी अब कोई ठिकाना ना था। भगवान करे वह दिन बेसिर आए। कौशल्या बेटा, बुरे दिन बीत गए हैं, हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा अब एक दिन। मुझे 10 वर्ष बीत चुके हैं। अब चलकर अब बिंद्रा से चांदी के सिक्के लौटाने का तगाजा करने का समय आ गया है। और तुरंत ही तैयार होकर बिंद्रा की झोपड़ी की ओर चल दिया। तब उसकी झोपड़ी के बाहर, लगता है बिंद्रा का लड़का पढ़ाई पूरी करके आया है। चंदा वह चंदा से बोला, तुम चंदा हो? अरे आप सुखिया लाला। अरे अरे भूले नहीं तुम मुझे? लाला तुम कौन भला भूलने की चीज़ हो? कहो कैसे आई?
तुम्हारा पिता कहाँ है? वह चंदा की बात वह चंदा चंदा यह सुन चुप रहा। यह देख लाला के तेवर चढ़ गए। बताते क्यों नहीं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? सुनो लाला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला, मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हुई है। लगता है चंदा आवश्यक से अधिक पढ़ा है, तभी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे मूर्ख बना रहा है। वह चंदा को धमकाते हुए बोला, कैसे उठपटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसकी ठीक ठीक उत्तर दो। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? तुम बताओ। तुम्हें सुक्की लाला बुरी तरह खींच गया। चंदा, मेरी बात का ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी का 10 वर्ष पूर्व झोपड़ी रेहन पर रखकर मुझे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। क्या? चंदा पुनः पहली बात दोहरा दी। हाँ चंदा, बिंद्रा को 10 वर्ष बीतते पर वह सिक्के मुझे नहीं लौटाए, तो आज अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो तुम तो क्या करोगे सुखी लाला? लड़का बड़ा चालाक है, इसे चाल बाजी से काम लेना होगा। सोचकर मैं उधार दिए हुए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कर्ज माफ? हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुखी लाला, मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी मान रहा हूँ। यदि तुम मुझे यह बात बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। लाला, पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर यदि तुम किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो उसकी बात मान लूँगा। यह बित्ता भर छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उसकी नज़र झोपड़ी में बैठी तितली पर पड़ी। मैं तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ, यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता से उधार माफ कर दूंगा। यह हुई ना बात? लाला, अब सुनो। मैंने तुमसे कहा था पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पेड़ काट कर वह मकान के सामने बाड़ लगाने गए हैं। ओह, यह मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था कि वह पंखे बेचने, बिक्री करने मिलने वाले पैसे का तेल खरीदने गई है, जिससे घर में जैसा प्रकाश हो चांदनी जैसा प्रकाश हो उसके। तुम सचमुच बुद्धिमान हो चंदा। अब मैं लौटता हूँ। और सुखी लाला के जाती हैं। लाला, अब तुम भले भोले मनुष्य के घरों को अपना शिकार बनाता है। देख अब तू मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब बिंदा और कौशल्या घर वापस लौटे, पिताजी सुखी लाला आया था। ओह, अब क्या होगा? बिंद्रा बुरी तरह घबरा उठे। यह देख पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ। उस जमींदार जमाखोर लाला से निमट लूँगा। तुम कैसे? लाला से बहुत चालाक है बेटे। पिताजी, घबराइए नहीं, ईश्वर जो चाहेगा होगा और वही ठीक करेगा। और अगले दिन सुखी लाला फिर आग धमका। लाला, आज फिर मैं अपने उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे बाप? तुमने मुझे पता था लाला कि तू चैन से नहीं बैठने वाला जीव नहीं है। और मुस्कुराते हुए सुखी लाला से बोला, लाला, तुमने कौन से उधार की बात कर रहे हो? उसी उधार की जो कल तुमने माफ़ कर दिया था। कब माफ़ किया था? झूठ बोल रहे हो तुम। लाला, बात तो पलटो नहीं। जब कर्ज माफ़ हो चुका है तो वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चंदा, मैं तुझे और तेरे बाप को बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में शिकायत लेके जाऊंगा। जाओ, यह अच्छा भी है, पूरी पूरी देख कर जाओ, यह अच्छा भी इच्छा भी पूरी करके देख लो, ताकि तुम्हें कोई मजाल न रहे। और उसी दिन, दुहाई हो महाराज, मेरा न्याय कीजिए। सुखी लाला, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला?
महाराज, गांव के बिंदा का 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे। अब मैं मांगने गया तो उसका धूर्त पुत्र साहब मना कर रहा है, ऐसा। और बिंदा तब दरबार में बुलाया गया। क्या मामला है बिंदा? राजन, राजन, पिता की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो क्या करना चाहते हो? राजन, यह सच है, 10 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने सुखी लाला से कर्ज लिया था, तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूँ राजन। कल सुखी लाला हमारे घर आए थे, तब इन्होंने मेरा कर्ज माफ़ करने का वचन दिया, और फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है राजन। यह झूठ बोल रहा है राजन। न तो मैंने इसके घर गया था, न ही कर्ज माफ़ करने का वचन दिया था। भगवान खैर कर रहे। लाला, भगवान से डरो, मर कर जब उसके पास जाओगे तो क्या जवाब देंगे? चंदा, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा हो तुम। चिंता चंदा, व्यर्थ का विवाद छोड़ो, बताओ कि तुम्हें अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? चंदा विचार विमर्श विस्तार पूर्वक राजा को अपनी और सुखी लाला के बारे में कल की वार्तालाप के विषय में विस्तार से बताया। तो एक तितली तुम्हारी गवाह है? हाँ राजन। सुखी लाला एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो चंदा, साधारण साधारण पंचायत नहीं, अपति राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मनगढ़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती। क्षमा करें महाराज, मन गढ़ंत नहीं, अपति सच कह रहा हूँ। सुखी लाला को मेरे अपनी नाक पर बैठी तितली अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाकर उसे उधार माफ करने का वचन दिया था। यह सुनते ही, महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं यहाँ से गया तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। ओह! वह राजा मुस्करा उठा, और सुखी लाला जब अपनी बात भूल का एहसास हुआ, ओह, मैं आवेश में आ गया था। जिस बात को मना कर रहा था उसी बात को स्वीकार कर बैठा। सुखी लाला, अब तू फंस गया मेरे शब्दों के जाल में। राजा क्या उठा, सुखी लाला, तुम्हारी बात से यह सिद्ध हो गया कि चंदा का कहना ठीक है। महाराज, लाला सच सच कहो, बिंदा से तुमने कितना कर्ज लिया था? महाराज, भगवान झूठ न बुलवाए, बिंदा से मैंने 100 चांदी के सिक्के कर्ज लिए थे, किंतु तुमने 500 चांदी के सिक्के की फरियाद लेकर आए। सुखी लाला, क्षमा करें महाराज, मैं भूल गया था, 100 की जगह 500 कह गया। लाला, हम समझ गए कि तुमने यह सब भूल से नहीं, आपत्ति जानबूझकर कहा। हमारा आदेश है कि तुम अपना वचन निभाते हुए माफ़ करना होगा बिंदा का कर्जा। जी महाराज। मरता क्या ना करता, चंदा के जाल में फंसा बिंदा, ऐसा फंसा कि बिंदा फंसना, चंदा ने जाल ऐसा ही बिछाया था कि बिंदा फंसना ही था। देखो सुखी लाला, बहुत दिनों बाद तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायत मिल रही थी, पर हमें किसी ठोस अवसर की खोज में थे। आज वह अवसर हमें मिल गया, और हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुमने अपनी हरकतों से बाज आओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। जी महाराज। और हम नहीं चाहते कि अपना धंधा छोड़ दो। धंधा कैसे, पर ईमानदारी से करो। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि आज से बेईमानी का काम छोड़कर ईमानदारी से महाजनी का कार्य करूँगा। सुखी लाला का मुंह लटका कर दरबार से चला गया। उधर राजकुमारी वात्सुदला, जो पर्दे की आड़ में यह सब देख रही थी, वह सामने आई और प्रसन्न हो चंदा से कह उठी, युग तुम्हारी सूझबूझ की दाद देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। और राजा को प्रणाम कर चंदा और बिंदा दरबार से जाने लगे। रुको चंदा, रुको बिंदा, दोनों जागे तान रुक गए। आज्ञा महाराज। बिंदा, तुम्हारा पुत्र बहुत गुणी है, हम इसकी बुद्धिमानी और अत्यंत प्रभावित हुए। हम तुम्हारे साथ अपनी पुत्री वत्स का चंदा की बुद्धिमानी का को स्वीकार है। यह देख हमें लगा कि हमारी खोज पूर्ण हो गई। खोज? कैसी खोज महाराज? कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर खोज रहे थे बिंदा। ओह, तुम्हारा पुत्र के रूप में हमें अपनी पुत्री के लिए वर मिल गया बिंदा। राजन, यह आप क्या कह रहे हो? राजा, कहाँ कंगुतेली,
हम ऊंच नीच को नहीं मानते बिंदा, हम बस तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ राजन जो आपको मना कर सकूं। यह सुन, हम इसी समय चंदा को अपना दवात के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। और सिर दी। विवाह के पश्चात महाराज एक बार के लिए सही समय पर महल महाराज एक बार के लिए ही सही पर महल से राजकुमारी की डोली मेरी झोपड़ी पर अवश्य जाएगी, हमें स्वीकार है बिंदा। और फिर अरे धन्य है मेरे भाग्य ऐसी बहू मिली। वो तत्पश्चात राजा दरबार में घोषणा की, हमारे कोई पुत्र नहीं है, अतः हम दामाद चंदा को अपना राजपाट सौंपते हैं। और चंदा राजपाट सौंप राजा संपत्ति वन तपस्या करने के लिए चला गया। चंदा अपने माता पिता के साथ राजमहल में ले आया और शान से रहने लगा। समाप्त दोस्तों।